हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 14 जुलाई 2023 का एसएससी सीजीएल का जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, जितने भी 14 जुलाई को एसएससी जीएस के क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में। और दोस्तों, इससे पहले हमने एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी से संबंधित सभी एग्जाम में आने वाले जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के 6 प्रैक्टिस सेट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है। ऑप्शन ए 13.44 मीटर, ऑप्शन बी 13.55 मीटर, ऑप्शन सी 14 मीटर, ऑप्शन डी 13.40 मीटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 13.40 मीटर। तो दोस्तों, जो एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है वो कितनी होती है? 13.40 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई होती है 5.18 मीटर। क्या होती है? इसकी चौड़ाई होती है एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो बैडमिंटन होता है, ठीक है, जो बैडमिंटन है, इस बैडमिंटन में जो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है, तो उसमें कौन सा कप दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों थॉमस कप दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष की जगह महिला, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा कप दिया जाता है? तो ये दिया जाता है उबेर कप। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा कप दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सुदीरमन कप। कौन सा दिया जाता है? सुदीरमन कप। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रशासनिक प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन ए महालेखाकार, ऑप्शन बी प्रधान महालेखाकार, ऑप्शन सी महानिदेशक, ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान जो है, उस भारतीय संविधान में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 148 के अंदर। ये आता है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत में आता है। ठीक है। और दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है कार्यकाल, या फिर 65 वर्ष आयु होती है। दोस्तों, जो भी ये पहले ख़त्म करेगा वही इसका कार्यकाल माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना है? ऑप्शन ए लक्ष्य, ऑप्शन बी PMJAY, ऑप्शन सी PMABHIM, ऑप्शन डी PM और MI। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PMABHIM। दोस्तों, PM का मतलब होता है इसमें प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों। ए का मतलब है आयुष्मान।
बी का मतलब है यहाँ पर भारत, और एच का मतलब है हेल्थ, ठीक है दोस्तों, और आई का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों, और एम का मतलब है मिशन, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सुरक्षा के बंधन शब्द से जुड़ा है? ऑप्शन ए बैसाखी, ऑप्शन बी करवा चौथ, ऑप्शन सी छठ पूजा, ऑप्शन डी रक्षाबंधन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षाबंधन। दोस्तों जो रक्षाबंधन होता है वो सुरक्षा के बंधन शब्द से जुड़ा है, क्योंकि जो रक्षाबंधन होता है उसमें बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है और बदले में भाई जो हो वो बहन को सुरक्षा का वचन देता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय किसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? ऑप्शन ए अंशु मलिक, ऑप्शन बी सीमा बिस्ला, ऑप्शन सी संजू देवी, ऑप्शन डी सोनम मलिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंशु मलिक, ठीक है दोस्तों। और इसने ये कौन से वर्ग में जीता है? तो ये जीता है 57 किलो वर्ग में, 57 किलोग्राम वर्ग में ये रजत पदक जो हो जीता है किसने? अंशु मलिक ने। और दोस्तों ये जो अंशु मलिक है ये हरियाणा की रहने वाली हैं, हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं। और दोस्तों हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री बने हैं अभी हाल ही में वो बने हैं नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है नीति आयोग द्वारा तैयार और नवंबर 2021 में लॉन्च किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको MPI के नाम से भी जानते हैं, के अनुसार कौन सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा? कौन सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा, ठीक है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए बिहार। दोस्तों जो बिहार है, बिहार में गरीबी दर जो है वो 52.9% है, 52.9% है, किसके अनुसार? MPI के अनुसार, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो गरीबी दर है दोस्तों वो 51.5% है। और जो उत्तर प्रदेश में गरीबी दर है वो 29.4% है, ठीक है दोस्तों। और जो मिजोरम है वो अभी तक इस MPI का सदस्य नहीं बना है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। स्थिर पूंजी की खपत को किसके रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मूल्यह्रास, ऑप्शन बी शुद्ध निवेश, ऑप्शन सी अभिमूल्यन, ऑप्शन डी सकल निवेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूल्यह्रास। दोस्तों जो स्थिर पूंजी है इसकी खपत को मूल्य ह्रास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक नदी झेलम है, इसका प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अस्किनी, ऑप्शन नंबर बी परुष्णी, ऑप्शन नंबर सी विपाशा, ऑप्शन नंबर डी वितस्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वितस्ता। दोस्तों जो झेलम नदी है, जो झेलम नदी है, ठीक है, उसका प्राचीन नाम वितस्ता था। और ये जो हो ये पंजाब क्षेत्र में बहती है, पंजाब क्षेत्र से बहती है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो उद्गम है, मतलब जो झेलम नदी है ये, इसका जो उद्गम है वह वेरीनाग झील, वेरीनाग झील, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों जो अस्किनी है, अस्किनी किसका पुराना नाम है? कौन सी नदी का पुराना नाम है? तो ये चिनाब नदी का है, चिनाब नदी का। अगर आपसे पूछा जाए ये जो चिनाब नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है अस्किनी, ठीक है दोस्तों।
और जो परुष्णी है, परुष्णी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी। ठीक है दोस्तों। और जो विपाशा है, ये कौन सी नदी का प्राचीन नाम है? तो ये व्यास नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चोल प्रशासन में निम्न में से कौन उन गांवों की सभा थी जहां मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे? ऑप्शन ए उर, ऑप्शन बी खिल्य, ऑप्शन सी नगरम, ऑप्शन डी सभा। दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी सभा। दोस्तों जहाँ पर मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे, ठीक है, वहाँ की सभा को सभा के नाम से ही जानते थे। ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो उर शब्द आया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये चोल साम्राज्य की, जो ये चोल साम्राज्य था, इसकी सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता था? ये गांव के लिए प्रयोग में आता था। ठीक है, ये गांव के लिए प्रयोग किया जाता था उर शब्द। ठीक है दोस्तों। और जो खिल्य शब्द है, खिल्य, ये सैन्य इकाई के लिए यूज होता था। ठीक है दोस्तों, सैन्य इकाई के लिए, जो सैन्य इकाई थी, ठीक है, उसके लिए क्या यूज होता था? खिल्य शब्द। और इस सैन्य इकाई में 100 सैनिक, लगभग 100 सैनिक शामिल होते थे। जो ये सैन्य इकाई होती थी, इसमें 100 सैनिक शामिल होते थे। ठीक है दोस्तों। और जो नगरम है, नगरम शहर या कस्बे के लिए प्रयोग होता था। ठीक है। और ये सब चोल साम्राज्य की बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। दोस्तों जो राजस्थान है वो तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC के लिए शीतलन माध्यम और MRI स्कैनर और NMR स्पेक्ट्रोमीटर में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए नियोन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी हीलियम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीलियम। दोस्तों जो हीलियम है, इसका यूज शीतलन के लिए, ठीक है, किसमें? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC में होता है। ठीक है। MRI स्कैनर में भी होता है और NMR स्पेक्ट्रोमीटर में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के रूप में किया जाता है। ठीक है। और जो ये हीलियम है, ये कैसी गैस है? ये अक्रिय गैस है, मतलब ये गैस किसी से क्रिया नहीं करती और इसका क्वथनांक जो बहुत कम होता है। यहाँ पर नियोन भी अक्रिय गैस है, लेकिन इसका क्वथनांक हीलियम से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसलिए इसे शीतलक के रूप में यूज नहीं किया जाता, नियोन को, हीलियम को किया जाता है। दोस्तों जो क्लोरीन है, ये एक हैलोजन है। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन जो है ये क्या है? हैलोजन है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम और कथकली, ऑप्शन बी ओडिसी और कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ऑप्शन डी यक्षगान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम और कथकली। जो मृणालिनी साराभाई हैं, ये भरतनाट्यम भी करती हैं और कथकली भी करती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि ये भरतनाट्यम और कथकली ये कौन से नृत्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन से नृत्य हैं? ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 8। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पूछूं जो ये भरतनाट्यम है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। और दोस्तों जो कथकली है, ये कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो ओडिसी है ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है और जो कथक है ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों। और जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे की पॉइंट आपको याद रखने हैं। और दोस्तों जो मृणालिनी साराभाई है, ठीक है, इनको सन 1992 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म भूषण
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सन 1992 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं को 1985 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और किसके आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए सूफीवाद, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी बुद्ध धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैव धर्म। दोस्तों जो शैव मतलब जो भरतनाट्यम है, ठीक है, ये शैव धर्म को व्यक्त करता है। शैव धर्म मतलब जो भरतनाट्यम है इसमें भगवान शिव के नृत्य को दर्शाया गया है। दोस्तों जो सूफीवाद है ये इस्लाम से संबंधित है। ठीक है, और जो बुद्ध और जैन धर्म है, ये बुद्ध धर्म जो हो और जैन धर्म जो हो, ये जो नास्तिक होते हैं उनसे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? ऑप्शन ए अली अकबर खान, ऑप्शन बी विलायत खान, ऑप्शन सी बहादुर खान, ऑप्शन डी अमजद अली खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलायत खान। और देखते हैं दोस्तों, जो अली अकबर खान हैं ये एक सरोद वादक है, सरोद वादक है। ठीक है दोस्तों, और जो बहादुर खान हैं ये भी दोस्तों संगीतकार हैं। ये एक तो संगीतकार और प्लस सरोद वादक भी हैं ये। ठीक है दोस्तों, और जो अमजद अली खान हैं ये भी सरोद वादक हैं। अमजद अली खान कौन है? सरोद वादक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का मेजबान था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। दोस्तों अपना भारत देश ही AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का मेजबान था। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछा जाए कि इससे पिछला वाला संस्करण, ये जो इससे पिछला वाला संस्करण था, ठीक है, उसका मेजबान कौन सा देश था? तो दोस्तों उसका मेजबान था जापान, और ये हर 4 वर्ष के बाद में होता है। ये एशिया कप जो होता है हर 4 वर्ष के बाद में होता है। तो इससे पिछला वाला हुआ था 2018 में, और इसकी मेजबानी करी थी किसने? जापान ने। ठीक है, और जापान ने ऑस्ट्रेलिया को जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हुआ था, जिसमें जापान जीता था और ऑस्ट्रेलिया हार गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी कुश्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शतरंज। दोस्तों जो सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जी हैं उन्हें शतरंज के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है 2022 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक था? ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सोहन सिंह भाखना, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों जो टाइगर लीजन है इसी को आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है दोस्तों, और इसके संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, और जो सुभाष चंद्र बोस है इन्हें नेताजी के उपनाम से भी जानते हैं, नेताजी के उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो लाला हरदयाल हैं, ठीक है, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। उस प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी अपने बच्चों को पालने के लिए एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य व्यक्तियों की देखभाल का लाभ उठाते हैं। ऑप्शन ए ब्रूड परजीविता, ऑप्शन बी यौन परजीविता, ऑप्शन सी क्लेप्टो परजीविता, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धी परजीविता। दोस्तों पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जो परजीवी होते हैं, मतलब परजीवी जो होते हैं
वो जो जीव होते हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों को पालने के लिए हो, या तो अपनी ही जाति का कोई दूसरा जीव, या फिर अपने से अलग कोई और जाति का जीव हो, ठीक है, उनसे अपने बच्चों की देखभाल करवाते हैं, ठीक, तो उनको कहा जाता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ब्रूड परजीविता, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आ सकता है जैसे कोयल। कोयल जो हो वो कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है, ठीक है, और उनकी देखभाल कोआ करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। ऑप्शन ए 1 2 3 4 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, और दोस्तों ये क्रम दिए हुए हैं, ये जो है राज्य दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, इसने कहा हुआ है जनजातीय जनसंख्या के आधार पर, ठीक है दोस्तों, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर जो हो मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, उसके आधार पर जो हो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो गई सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र में, ठीक है, और सबसे कम किस्म थी उड़ीसा में, ठीक है। तो हमें इसको आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा आता है, तो सबसे कम किस्म है उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा का कौन सा नंबर है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का नंबर है बी, तो ये आ जाएगा सी बी। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी बी ए, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किस औद्योगिक नीति में लघु उद्योग या इकाई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1956। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1980। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा का विचार किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए हैरोल्ड जेफरी, ऑप्शन बी एडविन हबल, ऑप्शन सी फ्रेड होयल, ऑप्शन डी पियरे साइमन लाप्लास। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेड होयल, ठीक है दोस्तों। इन्होंने ही ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा का विचार दिया था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, स्तंभों का मिलान कीजिए। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, और ये हमारे स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए हुए हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन स्तंभ ए में वर्ग दिए हुए हैं हम, और ऑप्शन स्तंभ बी में सामान्य नाम दिए हुए हैं इनके, ठीक है दोस्तों। तो जो क्लोरोफाइसी होता है, ठीक है, क्लोरोफाइसी जो होता है ये हरे शैवाल को ही बोला जाता है। हरे शैवाल का जो वर्ग होता है उसी को क्या बोला जाता है? क्लोरोफाइसी। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। फर्स्ट का बी ऑप्शन ए में भी है, और ऑप्शन 1 में भी है, और ऑप्शन 2 में भी है, ठीक है। 2 ऑप्शन तो हमारे यहीं पकड़ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 तो होंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। और देखिएगा जो फियोफाइसी होता है, फियोफाइसी सेकंड वाला जो फियोफाइसी है, ठीक है, इसको हम जानते हैं जो भूरे शैवाल का जो ग्रुप होता है, ठीक है, भूरे शैवाल का ग्रुप, उसको हम फियोफाइसी के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो रोडोफाइसी होता है ये लाल शैवाल का समूह वर्ग होता है, और जो साइनोफाइसी होता है ये नील हरित शैवाल का होता है। तो यानी दूसरा वाला जो हो वो ए से मिल जाएगा, तो दूसरा ए यहाँ से मिल रहा है, और तीसरा डी यहाँ पर, चौथा सी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। भारत में राजस्व संग्रहण की रेतवारी प्रणाली जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए स्मिथ का लगान सिद्धांत, ऑप्शन बी रिकार्डो का लगान सिद्धांत, ऑप्शन सी लगान का माल्थसियन सिद्धांत, ऑप्शन डी मार्क्स का लगान सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिकार्डो का लगान सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 1901 में रासायनिक गतिशीलता और समाधानों में ऑस्मोटिक दबाव के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की मान्यता के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए हरमन एमिल फिशर को, ऑप्शन बी जैकोबस हेनरिकस वैन डी हॉफ को, ऑप्शन सी स्वांते ऑगस्ट आर हेनियस को, ऑप्शन डी हेनरी मॉइसन को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैकोबस हेनरिकस वैन डी हॉफ को मिला है, ठीक है दोस्तों।
ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों ये डच के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये एक डच वैज्ञानिक थे। और डच में कौन से वैज्ञानिक थे? तो ये रसायनज्ञ थे। ठीक है। और इन्हें जो हो सबसे मतलब ये जो है रसायन के क्षेत्र में जो हो इन्हें सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें। ठीक है। और कब मिला है? ये मिला है 1901 को मिला है। ठीक है दोस्तों। जो हरमन है, हरमन ये जर्मन के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और इन्हें रसायन के क्षेत्र में ही 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसे? हरमन को। और दोस्तों जो आर्हेनियस हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? जो आर्हेनियस हैं ये स्वीडन के रहने वाले हैं। स्वीडन। और इन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों। और जो हेनरी मॉइसन हैं ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं ये। और इन्हें 1906 में रसायन के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 से 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 2 से 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 31। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11। तो दोस्तों ये था 14 जुलाई 2023 का जीएस का प्रैक्टिस सेट और ये शिफ्ट 1 का था। ठीक है दोस्तों। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास जो है अपलोड हो जाती है, जिसमें 1 घंटे का कंटेंट लगभग 10 मिनट में ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो दोस्तों करंट अफेयर की उस क्लास को सभी ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।